सीबीएसई क्लास 9th के हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन की ये आज छठी क्लास है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने थर्ड यूनिट तक कंप्लीट किया, थर्ड टॉपिक तक कंप्लीट किया। आज हम लोग चौथी टॉपिक करने जा रहे हैं, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या बदला। The Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industry and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership and management. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirements. They banned the use to the old titles of aristocracy. To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials following a cloth competition organized in 1918 when the Soviet head Budyonnovka was chosen. तो बोल्शेविक्स यानी कि लेनिन की पार्टी जो थी, व्लादिमीर लेनिन की जो पार्टी थी बोल्शेविक, तो बोल्शेविक्स जो है वो पूरी तरह खिलाफ थे, निजी संपत्ति रखने की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री और बैंक्स का नेशनलाइजेशन जो है नेशनलाइज्ड हो चुका था। नेशनलाइज्ड मतलब राष्ट्रीयकृत, मतलब सरकार अपने अधीन ले चुकी थी उसको। नवंबर 1917 में क्या हुआ था कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और बैंक को सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। इसका मतलब सरकार ने नेशनलाइज करके उसके स्वामित्व को, उसके मालिकाना हक को और उसके प्रबंध की जो बात होती है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट, क्या किया था गवर्नमेंट ने, बैंक्स को और इंडस्ट्रीज़ को क्या किया था, नेशनलाइज करके अपने अंडर ले लिया था। तो बोल्शेविक जो थे वो पूरी तरह निजी संपत्ति व्यवस्था रखने के क्या थे, विरोध में थे। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और बैंक का जो है वो नवंबर 1970 में क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने स्वामित्व और प्रबंध का, मतलब बैंक्स के स्वामित्व और इंडस्ट्री के स्वामित्व और प्रबंध का भार अपने ऊपर ले लिया, अपने अधीन कर लिया। लैंड को जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई और पीजेंट्स को इस बात की इजाज़त दे दी गई कि जाइए आप नोबिलिटी का जो भी लैंड है उस पर कब्जा कर लीजिए। शहर में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े इमारतों का बंटवारा शुरू कर दिया। समाजवाद का तो मीनिंग ही होता है ना कि संपत्ति के हर संपत्ति पे समाज के लोगों का समान अधिकार। तो बोल्शेविक जब बोल्शेविक दल के लोगों ने क्या किया कि बड़े बड़े मकान जो शहर में थे उनको ज़रूरत के हिसाब से उसका बंटवारा करना शुरू कर दिया। मतलब कि जो लोग मकान में रह रहे थे उनके लिए कुछ छोड़ दिया और बाकी जो बड़ा मकान था उसको क्या किया, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और लोगों में बांट दिया उनकी ज़रूरत के हिसाब से। जो राजा के टाइम में जो टाइटल्स था, राजा के टाइम में जो टाइटल्स थी, जैसे कि कोई बड़ा पदधारी राजा के समय में जो था उसकी जो टाइटल होती थी उसको छीन ली गई। उसके लगाने पर क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। टू असर्ट द चेंज बदलाव को, परिवर्तन को स्पष्ट रूप से लाने के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स बनाई गई। किसके लिए, आर्मीज के लिए और ऑफिशियल्स के लिए, ऑफिस के स्टाफ के लिए और आर्मीज के लिए नए तरह का कपड़ा बनाया गया, क्योंकि अब हम आपसे अलग हैं, अब राजा का शासन नहीं है, बोल्शेविक का शासन है। तो बोल्शेविक लोगों ने अपने परिवर्तन का जो उनका उद्देश्य था उसको स्पष्ट करने के लिए ड्रेस कोड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आर्मी ऑफिशियल सबके ड्रेस जो है वो क्या बदल गई, जो पहले थी वो अब नहीं रही। उसके बाद जो है वो 1918 में एक क्लोथिंग कंपटीशन भी हुआ और जब सोवियत हैट, जिसको बुदियो नोवका कहते हैं, इस कंपटीशन में इसको चुना गया। ये टोपी है, इस टोपी को क्या किया गया, चुना गया। पिक्चर में दे रखा है। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक। In November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दी। नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने क्या किया, इलेक्शन करवाए, इलेक्शन का संचालन करवाया संविधान सभा के चुनाव के लिए। संविधान सभा में कौन कौन से लोग होंगे, बोल्शेविक्स ने क्या किया, इसके लिए चुनाव करवाया, लेकिन मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला, ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे हासिल नहीं हो सका इनके हाथ में।
In January 1918, the assembly rejected Bolsheviks' measures and Lenin dismissed the assembly. तो जो असेंबली उस टाइम बनी उसने बोल्शेविक्स के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। मतलब ये चाहते थे कि चुनाव हो, असेंबली में हमारे लोग, सरकार हमारी बने, तो मेजोरिटी तो मिली नहीं। तो जो पहले की जो असेंबली थी, जिनकी असेंबली बनी, इन्होंने क्या किया, बोल्शेविक्स ने जो प्रस्ताव दिया था उसको खारिज कर दिया। तो इधर बदले में क्या किया, लेनिन ने असेंबली ही भंग कर दी। He thought the All Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. उसने सोचा कि जो अनसर्टेन कंडीशंस में, अनिश्चित परिस्थितियों में जिस असेंबली का चुनाव हुआ है ना, वो जो है उससे कहीं बेहतर जो है वो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स है। क्या सोचा उसने कि अनसर्टेन कंडीशंस में जिस असेंबली का चुनाव हुआ है उससे कहीं बेहतर कौन सा है, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स है। इन मार्च 1918, डिस्पाइट opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All-Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. मार्च 1918 में अपने लोगों के विरोध के बावजूद भी, इनके लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन फिर भी ब्रेस्ट लिटोवस्क में इन्होंने क्या करी, जर्मनी के साथ समझौता कर लिया, शांति समझौता कर लिया। क्या किया, शांति समझौता कर लिया। युद्ध में हराया था ना रशिया को। फिर भी इन्होंने क्या किया, अपने राजनीतिक सहयोगियों के विरोध के बावजूद भी 1918 में बोल्शेविक्स ने क्या किया, शांति समझौता कर लिया जर्मनी से। कहाँ कर लिया, ब्रेस्ट लिटोवस्क में। उसके बाद आने वाले सालों में बोल्शेविक्स जो हैं वो एकमात्र पार्टी बनी, जिसने एकमात्र पार्टी बनी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की एकमात्र पार्टी बनी जिसमें इलेक्शंस हुआ और बोल्शेविक्स ने क्या कर लिया, पार्लियामेंट बना लिया, संसद बना लिया। आई बात समझ में। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, और इस तरीके से रशिया जो है वो एक पार्टी की स्टेट हो गई, एक पार्टी वाला स्टेट हो गया। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियंस जो थे वो पार्टी के नियंत्रण में आ गए, पार्टी के अंदर में आ गए। The secret police called the Chekha first and later OZPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks. अब इनकी सरकार बन गई, संसद में इनके लोग आ गए और ट्रेड यूनियंस इनके अधीन आ गया। तो जो सीक्रेट पुलिस थी, जिसको चेखा फर्स्ट कहा जाता था और बाद में इसका नाम OGPU और NKVD हो गया, ये उन लोगों को पनिश करने का काम करती थी जो लोग बोल्शेविक्स का बुराई करते थे। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. बहुत सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट जो हैं वो पार्टी के समर्थन में क्या हुए, खड़े हुए, क्योंकि ये जो पार्टी थी बोल्शेविक्स की, वो सोशलिज्म को बढ़ावा दे रही थी और बदलाव के लिए क्या कर रही थी, खड़ी थी। सोशलिज्म लाने के लिए और बदलाव लाने के लिए ये पार्टी खड़ी थी। इसलिए बहुत सारे राइटर्स जो हैं और आर्टिस्ट जो हैं वो इसके प्रति क्या हुए, आकर्षित हुए, इसके आसपास रहने लगे। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। 1917 के अक्टूबर के बाद जो है ऐसे कलाकारों और लेखकों ने आर्ट्स और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। But many became disillusioned because of the censorship the party encouraged. लेकिन बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे राइटर्स का, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स का जो है वो मोह भंग इसलिए हो गया कि पार्टी जो है, पार्टी द्वारा जो है वो सेंसरशिप थोप दी गई। मतलब जो भी ये आर्टिस्ट वगैरह जो हैं, जो भी अपनी कला दिखाते, जो भी काम करते, उनके लिए सेंसरशिप लगा दिया गया कि जब तक सेंसरशिप जो है वो, सेंसर बोर्ड जो है वो इसको अप्रूव नहीं करेगा, तब तक ये जो है वो आप पब्लिक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बदला अक्टूबर के बाद जो है ये सारी बदलाव हुई, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब है द सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। जब आपस में ही देश के लोग लड़ते हैं तो क्या होता है, वो सिविल वॉर कहलाता है। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik societies
Non-Bolshevik socialists, liberals, and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Their leader moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks, the Red. During 1918 and 1919, the Greens, social revolutionaries, and Whites, pro-Tsarists, controlled most of the Russian Empire. They were backed by French, American, British, and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry, and famine became common. तो अब हम लोग जो कौन सी टॉपिक करने जा रहे हैं, सिविल वॉर, गृह युद्ध. जब बोल्शेविक्स ने ये ऑर्डर दे दिया, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दे दिया, कहा था ना कि जाओ, किसानों को ऑर्डर दे दिया था ना कि जाओ नोबिलिटी का क्या करो, जमीन पर कब्जा करो. तो जब बोल्शेविक्स ने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब जमीन के पुनः बंटवारे पर क्या कर दिया, ऑर्डर लगा दी, मुहर लगा दी, थप्पा लगा दिया, तो रशियन आर्मी टूटने लगी. सोल्जर्स जो हैं वो ज़्यादातर किसान थे, किसानों को पकड़ पकड़ के बनाया गया था ना सिपाही. तो जब बोल्शेविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दे दिया, तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर के बाद जो है रशियन आर्मी वो टूटने लगी. सोल्जर्स जो ज़्यादातर किसान थे वो चाहते थे कि घर जाएं, रीडिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लें, इसलिए वो सेना छोड़ने लगे. नन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो हैं और लिबरल्स जो हैं और जो ऑटोक्रेसी के जो समर्थक थे, जो लोग मतलब जो लोग बोल्शेविक दल से हटकर थे, उसमें कौन कौन था? नन बोल्शेविक सोशलिस्ट, मतलब सोशलिस्ट को प्रेफर करते जरूर थे लेकिन बोल्शेविक दल के नहीं थे. याद होगा आपको, एक मैंने मेंशेविक की भी चर्चा करी थी. तो नन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और जो ऑटोक्रेसी, जो राजा के समर्थक हुआ करते थे, ये लोग बोल्शेविक जो ये विद्रोह कर रहे थे, नोबिलिटी का जमीन छीन रहे थे, जो भी मेजर अपना रहे थे, इनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया. बोल्शेविक को रेड कहा जाता था, द रेड्स. और उनके लीडर जो हैं कौन? नन बोल्शेविक्स के लीडर. ठीक है, नन बोल्शेविक्स के लीडर और लिबरल्स के लीडर और ऑटोक्रेसी के लीडर, ऑटोक्रेसी के समर्थक के लीडर. इनके लीडर्स जो हैं वो साउथ रशिया गए. उन्होंने क्या करी, ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करी, सेना ऑर्गेनाइज करी, ताकि वो बोल्शेविक से क्या कर सके, लड़ाई कर सके, बोल्शेविक का विरोध कर सकें, बोल्शेविक से क्या कर सके, लड़ाई कर सके. और फिर 1918 और 1919 में सोशल रिवॉल्यूशनरीज, वाइट और नन बोल्शेविक जो हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेने की जरूरत है. सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज का नाम क्या है? ग्रीन्स है. और प्रो जारिस्ट, जार के समर्थक, प्रो जारिस्ट का मतलब जार के समर्थक को वाइट बुलाया जाता था और बोल्शेविक्स को रेड्स बुलाया जाता था. ठीक है, तो 1918 और 1919 में रेड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किसने किया? ग्रीन्स ने और वाइट्स ने किया. कोई दिक्कत नहीं. पहले तो ये लोग जो नन बोल्शेविक्स थे, लिबरल्स थे और जो सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी थे, इन्होंने निंदा करी, साउथ रशिया में जाकर ट्रूप्स ऑर्गेनाइज किया और लड़ाई लड़ी 1918 और 1919 में. किसके खिलाफ? रेड्स के खिलाफ. किसने लड़ी? तो वाइट्स ने और ग्रीन्स ने. अब एक चीज़ आप ध्यान रख लो यहाँ पर कि ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स एंड वाइट्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ रशियन एम्पायर. दे वर बैक्ड बाय French, American, British and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. तो जब बोल्शेविक्स ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दे दिया तो रशियन आर्मी टूटने लगी. सोल्जर्स जो ज़्यादातर किसान थे वो घर जाना चाहते थे और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लेना चाहते थे. नन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और जो ऑटोक्रेसी के जो समर्थक थे, उन्होंने बोल्शेविक विद्रोह का क्या किया, निंदा करी. उनके लीडर्स जो हैं, किनके लीडर्स? नन बोल्शेविक सोशलिस्ट के लीडर्स, लिबरल्स के लीडर्स और सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी के जो लीडर्स हैं वो साउथ गए. उन्होंने बोल्शेविक से लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइज करी. बोल्शेविक्स को रेड्स बोला जाता था. तो 1918 और 1919 में ग्रीन्स और वाइट्स जो हैं वो उन दिनों जो है वो ज़्यादातर रशियन एम्पायर पे इनका कंट्रोल था. ज़्यादातर रशियन एम्पायर पे इनका क्या था, कंट्रोल था. और इनको समर्थन मिल रहा था फ्रेंच का, अमेरिकन का, ब्रिटिश का, जापानीज का. ये लोग इनका समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि रशिया में जो सोशलिज्म का जो विकास हो रहा था, इस बात को लेकर ये लोग चिंतित थे.
तो नन बोल्शेविक्स का जो है, ग्रीन्स और वाइट्स का जो है वो लोग क्या कर रहे थे, इसी वजह से क्या कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि ये सोशलिज्म कहीं पूरे जगह पे, हर जगह पे ना फैल जाए। तो जैसे जैसे ये ट्रूप्स जो है, मतलब रेड की लड़ाई जो है वो किससे हो रही थी, ग्रीन और वाइट से हो रही थी, तो बोल्शेविक जो है, रेड जैसे जैसे ये ट्रूप्स और बोल्शेविक्स आपस में सिविल वॉर लड़ रहे थे, वैसे वैसे लूटना, डकैती, भुखमरी जैसी समस्या आम होने लगी। ठीक है। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टूक हार्श स्टेप विद पीजेंट्स हु सीज्ड लैंड। अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो समर्थक थे वाइट लोगों में, वाइट कौन था, सपोर्टर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, तो ऑटोक्रेसी का जो समर्थक थे वाइट में, वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी जो लोग कब्जे में कर रहे थे, जो किसान कब्जे में कर रहे थे, उनके खिलाफ वाइट लोगों ने क्या किया, सख्त कदम उठाया। सच एक्शंस लेड टू लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर नॉन बोल्शेविक्स। हालांकि इस वजह से जो है वो नॉन बोल्शेविक का समर्थन जो है वो गिरने लगा। किसानों के खिलाफ इन्होंने जो हार्श स्टेप लिया, तो नॉन बोल्शेविक के प्रति जो लोकप्रियता थी वो गिरने लगी। By January 1920, both the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. लेकिन जनवरी 1920 आते आते तक बोल्शेविक्स जो हैं, जो पहले का रशियन एम्पायर जो था, उस पर भी इनका क्या हो गया, कब्जा हो गया। पहले का रशियन एम्पायर, पहले किसका कब्जा था, वाइट्स का था और ग्रीन्स का था। लेकिन 1920 तक आते आते लड़ाई लड़ी गई, सिविल वॉर हुआ, और जनवरी 1920 तक बोल्शेविक्स जो है वो पहले के रशियन एम्पायर के ज़्यादातर हिस्सों पर क्या कर रहे थे, अब कंट्रोल कर रहे थे। दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनैलिटीज एंड मुस्लिम जद्दिस्ट्स। अब ये बोल्शेविक्स इसलिए जीते, उनको सफलता इसलिए मिली क्योंकि उनका साथ कौन दे रहे थे, नॉन रशियन नेशनैलिटीज दे रही थी। नॉन रशियन जो है नेशनैलिटीज और मुस्लिम जद्दिस्ट का इनको साथ मिला था। तो एक तरफ क्या थे, ऑटोक्रेसी के समर्थक थे और नन बोल्शेविक्स थे, लिबरल्स थे। दूसरी तरफ लड़ाई में कौन था, बोल्शेविक्स थे, जिनका साथ कौन दे रहा था, नन रशियन नेशनैलिटीज़ के लोग थे, और मुस्लिम जद्दिस्ट के लोग जो है वो साथ दे रहे थे। और इसमें लड़ाई जो की जीत किसकी होती है, बोल्शेविक्स की होती है। जो पहले फॉर्मर रशियन एम्पायर था जिस पर ज़्यादातर वाइट्स का कब्जा होता था, अब 1920 जनवरी तक आते आते किनका कब्जा हो गया, बोल्शेविक्स का हो गया। Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolsheviks. अब मदद वो लोगों ने नहीं किया, नन रशियन नेशनैलिटीज़ के उन लोगों ने बोल्शेविक्स की मदद नहीं की जहाँ पर खुद जो लोग हैं वो बोल्शेविक की विचारधारा को अपनाने लगे थे। मतलब वैसी कॉलोनीज जहाँ पर लोग बोल्शेविक दल के में शामिल तो नहीं थे लेकिन बोल्शेविक की विचारधारा को मान रहे थे, तो वैसी जगह के लोगों ने क्या नहीं किया, बोल्शेविक्स का साथ नहीं दिया। इन खीवा इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about what the Bolsheviks government represented. सेंट्रल एशिया में खीवा में, सेंट्रल एशिया के खीवा में बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ने क्या किया कि सोशलिज्म के बचाव के नाम पर नेशनलिस्ट की जमकर कत्लेआम की। जो राष्ट्रवादी लोग थे उनका क्या किया, जमकर क्या किया, उनकी हत्या करी। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि बोल्शेविक गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। Partly to remedy this, most non-Russian nationalities were given political autonomy in the Soviet Union, USSR, the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922. तो partly to remedy this, आंशिक रूप से इस समस्या के समाधान के लिए, जो लोग जब नन रशियन नेशनलिस्ट की जमकर हत्या करी गई बोल्शेविक्स के द्वारा, तो इस समस्या से निपटने के लिए नन रशियन नेशनैलिटीज़ के लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जाइए आपको जैसा मर्जी है वैसा करिए, आप खुद के शासन के खुद जिम्मेदार हैं। अलग अलग जो नन रशियन नेशनैलिटीज़ थी उसकी सरकार ने उनको कह दिया, जाइए जो आपको करना है करिए, आप फ्री हैं, आज़ाद हैं जो भी करने के लिए। तो
आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ हैं उन्हें जो है वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई सोवियत यूनियन में। दिसंबर 1922 में ये जो स्टेट है, ये जो एक मिनट, द स्टेट द बोल्शेविक्स क्रिएटेड, ये स्टेट जो है वो बोल्शेविक्स ने क्रिएट किया था दिसंबर 1922 में। रशियन एम्पायर से जो है वो ये स्टेट क्रिएट हुआ था, जिस स्टेट में जो है नॉन बोल्शेविक्स ने क्या करी, नॉन नेशनलिस्ट के लोगों ने, नेशनैलिटीज़ के लोगों ने क्या किया, अपने लोगों को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी कि चाहिए आपको जो करना है कीजिए। But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalities were only partially successful. लेकिन क्योंकि बोल्शेविक्स जो हैं वो लोकल सरकारों पर कई तरह की अनपॉपुलर पॉलिसी, जैसे नोमैडलिज्म जो था, घुमंतुवाद जिसको कहते हैं, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, इस पर इन्होंने रोकथाम की कोशिश जो है वो थोप दी थी। ठीक है, इसलिए विभिन्न जो नेशनैलिटीज़ का जो विश्वास था, जीतने का जो प्रयास था बोल्शेविक से, वो कम ही जगह पर सक्सेसफुल रहा। हर जगह पर ये लोग बोल्शेविक से नहीं जीत पाए। आई बात समझ में? अब है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज का निर्माण। During the Civil War, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. सिविल वॉर के दौरान, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक्स ने क्या करा, इंडस्ट्रीज और बैंक्स का नेशनलाइजेशन जो है वो जारी रखा, यानी कि अपने अंदर लेते गए। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, पीजेंट्स को इजाज़त दे दी कि जिन ज़मीनों का सोशलाइज हो चुका है, जो ज़मीनें सोशलाइज हो चुकी है, जिनका सामाजिकरण हो चुका है, मतलब अब इस पर नोबिलिटी का अधिकार नहीं है, उस पर जाइए आप खेती कीजिए। सिविल वॉर के दौरान क्या क्या हुआ, तो सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स का नेशनलाइजेशन जो है वो जारी रखा। उन्होंने किसानों को छूट दे दी उन ज़मीनों पर खेती करने के लिए जिन ज़मीनों का सामाजिकीकरण हो चुका था। और बोल्शेविक्स जो हैं वो जब्त किए खेतों का इस्तेमाल जो है वो ये दिखाने के लिए करते कि कलेक्टिव वर्क क्या कर सकती थी, अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की प्रोसेस मतलब शासन के लिए जो है वो केंद्रीकृत नियोजन, मतलब सबको काम बांटने का काम एक आदमी करे, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब एक आदमी करे कि मतलब एक नियंत्रण में चले, सब लोग हैं, कौन सा काम कैसे करना है उसको एक तरह का सबको गाइडलाइन मिले। ठीक है, तो अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की प्रक्रिया जो है वो लागू कर दी गई। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर 5-year पीरियड। On this basis, they made the 5-year plans. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first two plans, 1927 to 1932 and 1933 to 1938. तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की प्रक्रिया जो है वो लागू कर दी गई। ऑफिशियल जो है मतलब अफसर लोग जो है वो आकलन करते हैं कि इकोनॉमी का ग्रोथ जो है, इकोनॉमी किस तरीके से काम कर सकती है, लक्ष्य तय किया जाता है। लक्ष्य का पहले आकलन किया जाता है कि 5 साल के लिए क्या लक्ष्य तय किया जाए। जब ऑफिशियल्स ये आकलन कर लेते हैं कि इकोनॉमी कैसे काम करेगी, 5 साल में कौन कौन सा टारगेट तय किया जाए, तब इस बेसिस पर, इस आकलन के आधार पर जो है वो 5 साल का प्लान बनता, 5-year प्लान बनता। और गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फर्स्ट टू 5-year प्लान के अंतर्गत फर्स्ट टू पहली जो 2 पंचवर्षीय योजना थी उसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, प्राइसेस क्या कर दी, फिक्स कर दी। बात समझ में आया? गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए प्राइसेस क्या कर दी, फिक्स कर दी। पहले 2 पंचवर्षीय योजना के दौरान, पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1927 से 1932 तक थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1933 से 1938 तक थी।
तो पहले क्या किया पहले तो क्या हुआ कि एक प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को लागू किया गया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को केंद्रीकृत नियोजन की शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की जो व्यवस्था है वो लागू करी गई। अफसर लोग इस बात का आकलन करते कि किस तरीके से इकोनॉमी काम कर सकता है, क्या टारगेट होना चाहिए अगले 5 साल में, और जब ये आकलन हो जाता तो इस आधार पे 5 ईयर प्लान बनता। तो 2 बार 5 ईयर प्लान बना। एक बार बना 1927 में जो कि 1932 तक चला। दूसरा बार जो 5 ईयर प्लान बना वो 1933 से 1938 तक बना। तो इसके दौरान, इन दोनों 5 ईयर प्लान्स के दौरान जो है, जो गवर्नमेंट थी उसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंडस्ट्रियल विकास के बढ़ावा को क्या किया, बढ़ावा देने के लिए, उसका विकास हो, इस चीज़ के लिए क्या किया, सारी चीज़ों की दाम जो है वो गवर्नमेंट तय करती थी, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और हुआ भी। सेंट्रलाइज प्लानिंग से जो है वो आर्थिक गति में वृद्धि हुई, आर्थिक गति आई। Industrial production increased between 1929 and 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 100% तक बढ़ा। किस किस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? ऑयल, कोल और स्टील के क्षेत्र में 1929 से लेकर के 1929 से 1933 तक जो प्रोडक्शन पहले होती थी उसका 100% तक बढ़ गया। ठीक है। हाउएवर न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, और नए नए जो फैक्ट्री सिटीज़ हैं वो अस्तित्व में आने लगी। मतलब कहीं अगर कहीं फैक्ट्री बना, उसके चारों ओर लोग बस गए तो फिर क्या हुआ, वो शहर कहलाने लगा। तो नई नई फैक्ट्री सिटीज जो है वो अस्तित्व में आने लगी। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। हालांकि ये जो तेजी से जो निर्माण हुआ इन 10 सालों में, इन तेजी से निर्माण की वजह से जो है वो कार्य स्थिति बिगड़ गई। हरबरी के बिया कनपट्टी में सेनुर। ठीक है। तो तेज निर्माण कार्य से जो है वो कार्य स्थिति खराब होने लगी। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोरस्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 ईयर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया कि ज़्यादा तेज़ी से काम करने से काम कैसे खराब हुआ, कार्य की स्थिति खराब कैसे हुई। मैग्नेटोगोरस्क की सिटी में स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन हुआ जो 3 साल में कंप्लीट कर लिया गया। स्टील प्लांट 3 साल में बनकर तैयार हो गया। बन तो गया जल्दी, लेकिन हुआ ये कि वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। वर्कर्स जो है वो कठिन जिंदगी जिया करते इन फैक्ट्रीज में, और रिजल्ट ये हुआ कि एक साल में, अकेले एक साल में 550 बार जो है 550 टाइम जो है वो मशीनें रुक गई काम करने से। In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. बिल्डिंग्स बनाई गई, क्वार्टर्स बनाई गई, बाथरूम बनाया नहीं गया। ठीक है। नतीजा ये होता कि 40 डिग्री टेम्परेचर से नीचे लोगों को जो है वो उतरना पड़ता। चौथी मंजिल से नीचे उतर के जाते और शहर पर जो रास्ता था, सिटी का जो रास्ता था, दौड़ कर सड़क पार करके क्या करते, टॉयलेट जाते। समझ में आ रहा है? तो किस तरह का तेजी से काम किया गया और किस किस तरह की परेशानियां आने लगी। एज extended school system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया, विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित करी गई, खास व्यवस्था करी गई फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और किसानों के लिए जो है यूनिवर्सिटी में वो लोग दाखिला लें, इसके लिए खास व्यवस्था करी गई। क्योंकि याद करो, बोल्शेविक्स का मानना था ना, या फिर कि लोग अगर शिक्षित होंगे, सबको काम मिलेगा तो ज़्यादा तेज़ी से विकास होगा। खैर, तो एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई, खास तौर पर व्यवस्था की गई फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, कि वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें, दाखिला ले सकें। क्रीचेज वर इस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। तो जो वुमेन वर्कर्स थी उनके बच्चों के लिए क्रीचेज की व्यवस्था की। क्रीचेज मतलब कि जब माँ बाप काम कर रहे होते हैं तो बच्चों का देखभाल के लिए जो बाल संसद होता है उसको क्रीचेज कहते हैं। तो वहाँ क्या किया गया, औरतों मतलब मजदूर औरतों के बच्चों के लिए जो है वो क्रीचेज की स्थापना करी गई। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड।
चीप सस्ती किस्म की जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करी गई, व्यवस्था करी गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, जो आदर्श एक तरह का घर बना दिया गया कि मजदूर लोग इस तरह के घर में रहेंगे, एक आदर्श घर बना दिया गया वो मजदूरों के लिए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिट, लेकिन ये सारी कोशिशें लोगों को आराम पहुंचाने की, ये सारी कोशिशें जो हैं वो सभी जगह एक जैसा इसका नतीजा नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो थी वो लिमिट थी, तो सारी जगह पर इस उपलब्धि को नहीं पाया जा सका। ठीक है, तो आप उसके बाद फिगर 15 देख लो कि किस तरीके से सोवियत रसिया 1913 में बच्चे जो हैं स्कूल में वो लोग सोवियत इकोनॉमी जो है वो पढ़ रहे हैं। मैग्नेटोगोरस्क जहाँ पर जो है, जहाँ पर स्टील कंस्ट्रक्शन हुआ था, स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन हुआ था 3 साल में और 550 बार मशीनें रुकी थी 1 साल के दौरान ही। तो वहाँ पर एक लड़का जो है वो, एक चाइल्ड जो है वो काम कर रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जो, ठीक है। ही इज़ वर्किंग फॉर सोवियत रसिया, वो सोवियत रसिया के लिए काम कर रहा है। फैक्ट्री डाइनिंग हॉल जो 1930s की कैसे होती थी, ये सब उपलब्धि तो हुई लेकिन हर जगह नहीं हो सका, क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है वो क्या थी, लिमिटेड थी। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, आगे हम लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है।